इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर फिर अटैक हुआ है। इजरायल ने आज सुबह की एयर स्ट्राइक हमले के बाद की तस्वीरें आई है सामने। इजरायल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर फिर से हमला हुआ है। इजरायल ने आज सुबह भी एयर स्ट्राइक की हमले के बाद इस न्यूक्लियर। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, इजरायल पर हमले का नया वीडियो। IRGC ने हमले का वीडियो जारी किया, मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया गया है, ये देखिए। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने IRGC की तरफ से इजरायल पर हमले का वीडियो जारी किया गया। मिसाइल लॉन्च का ये वीडियो है, ये देखिए। ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च की गई और ईरान की तरफ से बेहद ही घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ा नुकसान इजरायल को इसमें उठाना पड़ रहा है। जब मिसाइल को लॉन्च किया गया उस वक्त का IRGC का वीडियो। वहीं इजरायल पर फिर विध्वंसक हमला, हाइफा पर दागी गई 3 क्रूज मिसाइलें। ईरान का क्रूज मिसाइलों से हमला लगातार जारी है। मिसाइल अटैक से हाइफा में कोहराम, इजरायल के डिफेंस सिस्टम एक्टिव। तो देखिए हाइफा पर फिर से मिसाइलें दागी है। 3 क्रूज मिसाइलें हाइफा को टारगेट करके दागी गई हैं। हाइफा में मिसाइल से लगातार ईरान हमले कर रहा है। ईरान का डिफेंस सिस्टम भी यहां पर एक्टिव है इन हमलों को रोकने के लिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, हाइफा से हाइफा के आसमान में भीषण युद्ध। हाइफा के क्रायोट में भीषण विस्फोट हुआ है। ईरान का मिसाइल अटैक नाकाम, डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है मिसाइल लक्ष्य की तरफ। ये देखिए आप किस तरह से हाइफा में ये मिसाइल बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान के मिसाइलों का ये प्रहार देखिए, पल भर में हाइफा की इमारत धुआं धुआं हो गई। हर तरफ धूल और धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। ईरान के हमले में इजराइल के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है उसमें हाइफा दूसरे नंबर पर है। हाइफा में मिसाइल गिरने से 23 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक 16 साल के नाबालिग सहित 3 की हालत गंभीर है। दिन हो या रात, ईरान पिछले शुक्रवार के बाद से ही इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। इसका असर ये है कि इजराइल के कई इलाके गाजा जैसे खंडर दिखाई देने लगे हैं। ईरान ने हाइफा पर 3 क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे वहां कोहराम मच गया। इजराइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, लेकिन आसमान में ही कई हमले नाकाम हो रहे हैं। फिर भी उसकी मिसाइलें इजराइल में कोहराम मचा रही हैं। और वहीं इजरायल के हाइफा शहर पहुंचा TV9। हाइफा में आज फिर ईरानी हमला। हाइफा में ईरान के हमले से तबाही, ईरान के हमले से दहल गया हाइफा। हाइफा में सुनाई दी धमाकों की आवाज। जिस वक्त इस जगह पर हमला हुआ जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर जब हमला हुआ था उस वक्त TV9 की टीम जेरूसलम में मौजूद थी और उस वक्त TV9 के कैमरे पर हमने उन ईरानी मिसाइलों को रिकॉर्ड किया था जो मिसाइल आकर यहां गिरे थे। तो जेरूसलम से होते हुए वो मिसाइल यहां तक पहुंचे और फिर सीधे आकर यहां पर पिन पॉइंट एक छोटी सी बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली जो छोटी सी बिल्डिंग है उसको हिट करने में उस ईरानी मिसाइल को कामयाबी मिली। तो मैं ये कह सकता हूं कि ईरान ने 2000 किलोमीटर दूर से इतना प्रिसाइज अटैक किया था कि महज 200 मीटर दूर ये जो हाई राइज बिल्डिंग है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सीधे जाकर सिक्योरिटी वाली जो 3 मंजिले इमारत है
उसको नुकसान पहुंचा है। तो इससे पता चलता है कि ईरान के मिसाइल भी कितना प्रिसाइज है, कितनी घातक है और किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चल सकती है। उसका सीधा सीधा प्रमाण है कि TV9 के कैमरे पर अभी आप उस लोकेशन को देख सकते हैं। इसीलिए ये जंग इतनी आसान नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच जो टक्कर चल रही है उसमें 19 कौन है, 20 कौन है, ये तो जंग के अंत में पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। इजरायली फाइटर जेट जहां ईरान में लगातार अटैक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने मिसाइलों के जरिए कई जगह पर पिन पॉइंट अटैक करने में कामयाब हो रहा है। उसका प्रमाण है TV9 के कैमरे पर इस वक्त जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इजरायली सरकार की दलील है कि हम ईरान में न्यूक्लियर साइट को अटैक कर रहे हैं, हम वहाँ पर मिलिट्री साइट को अटैक कर रहे हैं, वहाँ पर हम IRGC के कमांड कंट्रोल सेंटर को अटैक कर रहे हैं, जबकि ईरान सिविलियन इलाके को अटैक कर रहा है। ये बात सच है कि ईरान के कई मिसाइल सिविलियन इलाकों में गिर रहे हैं और वो मैंने खुद जाकर वेरीफाई किया है, चाहे वो तेल अवीव हो, बेरशेबा का इलाका हो, बतियाम हो, होलोन हो। लेकिन इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर सिविलियन इलाकों के बीच में एक खास बिल्डिंग, जो सरकारी बिल्डिंग है, जो सुरक्षा से जुड़ी हुई बिल्डिंग है, जो उनका एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग रहा होगा, और इसीलिए इस वक्त हमले के कई घंटे बाद भी वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेड कर रखा है और उसे वो दुनिया के सामने कैमरे पर नहीं ले जाना चाहते हैं। तो मनीष शाह की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी और चलिए अब आपको दिखाते हैं इजराइल में विध्वंस की एक और तस्वीर। इजराइल के होलोन में ईरान के मिसाइल हमले हुए, कई इमारतों में आग लग गई। आप देखिए, ये इजराइल में तबाही की नई तस्वीर है। पूरी बिल्डिंग धू-धू करके जल रही है। देखिए किस तरह से आग ने कोहराम मचा रखा है। मदद के हाथ भी इस आग को बुझाने के लिए वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच ईरान ने इजराइल के होलोन शहर के एक रिहायशी इलाके पर हमला किया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गईं। गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल का होलोन शहर तेल अवीव के दक्षिण में बसा शहर है। ईरान ने इस पर कई मिसाइलें दागी और ड्रोन से हमले किए, जिसका असर ये हुआ कि शहर की कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गईं। कई इमारतें आग की चपेट में आ गईं और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इजराइल का आरोप है कि ईरान युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। लेकिन ईरान का दावा है कि वो सैन्य ठिकानों और उन स्थलों पर भी हमले कर रहा है जहां से ईरान पर हमले हो रहे हैं या फिर होने की संभावना है। ईरानी हमलों के बाद इजरायली शहर तेल अवीव तबाह हो गया है। ईरानी हमलों के बाद तेल अवीव में कई इमारतों में आग लग गई। इजरायल ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही गिराने का दावा किया है। ईरान और इजरायल के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इजरायल पर ईरानी सेना ने सबसे ज्यादा बारूदी बारिश की है। ईरान के बड़े पैमाने पर हमलों की वीडियो सामने आए हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में मचाई है। ईरानी हमलों से तेल अवीव में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। ईरानी हमलों से कई इमारतों में आग लग गई है। तेल अवीव में भीषण तबाही हुई है और कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। इजरायल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया है। कई बैलिस्टिक मिसाइलों को आयरन डोम ने हवा में ही उड़ा दिया, लेकिन कई बार ईरानी मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया है। वीडियो में दिखाया गया है कैसे ईरानी हमलों ने इजरायली रक्षा प्रणाली को न केवल निष्क्रिय कर दिया बल्कि उसे पूरी तरह से ध्वस्त भी कर दिया। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस में IDF को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव में मौजूद कई ऐसे सामरिक और आर्थिक संस्थान थे जिसे ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। इन संस्थानों पर हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। और वहीं इजराइल ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ये बड़ी खबर आपको बताएं, कबातिया शहर के आसमान में ड्रोन को मार गिराया गया है। ड्रोन गिराने की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और ये बस अभी की खबर आपको बता रहे हैं। लेटेस्ट जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आप जरा देखिए। इजराइल ने ईरानी ड्रोन अटैक को किस तरह से नाकाम किया है। कबातिया शहर पर ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया था और आसमान में ही किस तरह से इंटरसेप्ट करके इसको तबाह किया गया, वो तस्वीरें आप देखिए। ड्रोन गिराने की ये तस्वीरें जो कैप्चर हुई हैं वो आपके सामने। ईरान ने फिलिस्तीन की तरफ से भी इजरायल पर हमला किया है। दूसरी तरफ ईरान ने एक साथ 3-3 रॉकेट लॉन्चर एक्टिव कर इजरायल को चुनौती दी। ईरान इजरायल पर कई तरफ से हमले कर रहा है। ये तस्वीरें ईरानी मीडिया ने जारी की हैं, जिसमें दिखाया गया है कि ईरान ने फिलिस्तीन की तरफ से हमले किए हैं। आप देख सकते हैं कि इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं।
वीडियो में अराश 1 और ड्रोनों को दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये हमले कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ से किए गए हैं। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने और भी विध्वंसक तैयारी की है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ईरान ने एक साथ 3 रॉकेट लॉन्चर को एक्टिव कर दिया है। ड्रोन कैमरे में रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें कैद हो गईं। पिछले 24 घंटे में ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। ईरानी सेना ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है। ईरानी हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने बीरशेवा, तिकवा, रमतगान, हाइफा में तबाही मचाई है। ईरान ने सबसे ज्यादा तेल अवीव पर बैक टू बैक मिसाइल अटैक कर इजरायली सेना को चुनौती दी है। ईरान के इरादों से लगता है कि वो किसी भी हाल में इजराइल के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के हर हमले की पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। और वहीं वक्त बीतने के साथ इजराइल और ईरान के बीच जंग और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। आरोप है कि ईरान अब इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। इजराइल पर हो रहे ये हमले विध्वंस की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। हमले दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हो रहे हैं, लेकिन ईरान का प्रहार का दायरा अब काफी बढ़ गया है। एक और इजराइल जहां टारगेटेड हमला कर रहा है, वहीं ईरान पूरे इलाके को ही टारगेट कर रहा है। आरोप है ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलें दागी। क्लस्टर बम सैकड़ों छोटे छोटे बमों का संग्रह होता है। जब इन बमों को दागा जाता है तब ये बीच रास्ते में फटकर बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे टारगेट के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचता है। क्लस्टर बमों को हवा और जमीन दोनों जगहों से दागा जा सकता है। इन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों के गोले में भरकर भी निशाने पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा मिसाइल, रॉकेट या एयरक्राफ्ट से नीचे गिराया जा सकता है। इजराइल की सेना ने ईरान पर मध्य इजराइल के एक आबादी वाले इलाके में क्लस्टर हथियारों से लैस मिसाइल दागने का आरोप लगाया। अगर इस बात की पुष्टि होती है तो मौजूदा युद्ध में इस तरह के हथियार के इस्तेमाल की ये पहली घटना होगी। इजराइल ने ईरान के एक और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। बारूदी हमलों के बाद अहवाज रिफाइनरी में आग लग गई। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान में मौजूद तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। हमले की ये तस्वीर अहवाज में मौजूद ऑयल रिफाइनरी की है, जहां पर इजरायली सेना ने विध्वंसक हमला बोला। आईडीएफ ने इस रिफाइनरी पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ताबड़तोड़ बमबारी से अहवाज रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रिफाइनरी के आसपास धुएं का गुबार मौजूद है। आईडीएफ के हमले के बाद रिफाइनरी में पहले ब्लास्ट हुआ और इसके बाद आग लग गई। ये आग आसपास में भी फैलती जा रही है। इस आग को बुझाने के लिए राहत और बचाव दल की टीम मौके पर मौजूद है। आसपास रहने वाले लोगों को रिफाइनरी से दूर रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले इजराइल ने तेहरान में शाहरान तेल डिपो को निशाना बनाया था। इजरायली सेना ने तेहरान के पास एक तेल रिफाइनरी पर भी हमला कर भारी तबाही मचाई थी। इस हमले में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा। इजरायली हमले के कारण आग लगने के बाद दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पारस में भी आंशिक तौर पर उत्पादन रोक दिया गया था। और वहीं ईरान के हमलों से निपटने और उस पर पलटवार के लिए इजराइल बड़ी योजना पर काम कर रहा है। इजराइल में अब बराक 8 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया जा रहा है। इजराइल ईरान जंग में बराक 8 मिसाइल की एंट्री हो गई है। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत दिखा चुका है। अब इजराइल ने ईरानी हमले को नाकाम करने के लिए पूरे इजराइल में बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला किया। यह बेहद एडवांस मिसाइल सिस्टम है। 70 से 100 किलोमीटर तक मार करने में ये सक्षम है। इसमें 2 तरफा डेटा लिंक एक्टिव है। ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों के हमले को रोकने में सक्षम है। इसके जरिए हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल अटैक भी रोका जा सकता है। ये 360 डिग्री कवरेज और वर्टिकल लॉन्च की क्षमता रखता है। इसमें दोहरी पल्स रॉकेट मोटर के साथ थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सुविधा है। ईरान धीरे धीरे अपने मिसाइलों के पत्ते खोल रहा है। वहीं इजराइल भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को दिखा रहा है। पिछले 1.5 साल से इजराइल ने हर तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन बराक 8 का इस्तेमाल नहीं किया। कल पहली बार इजराइल ने इस डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया। इजराइल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शुक्रवार को पहली बार बराक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसने इजराइल की सीमा में घुसे हमलावर ड्रोन को मार गिराया। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान का मुकाबला कर रहा है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ये हरी रोशनी नहीं बल्कि इजराइल पर मंडराते खतरे की घंटी है। ईरान की ड्रोन फ्लीट का ये बड़ा हमला है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 15 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। हालांकि ईरान का फिदाइन ड्रोन अटैक इजराइल ने नाकाम कर दिया। इजराइल की वायुसेना ने हवा में ड्रोन को इंटरसेप्ट किया।
इजराइल कई मोर्चे पर फिलहाल डिफेंसिव दिख रहा है, लेकिन इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर ने कहा है कि इजराइल लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। हालांकि ज़मीर ने यह भी कहा कि आगे मुश्किल दिन आने वाले हैं। ज़मीर का ये बयान तब आया जब ठीक एक दिन पहले इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू के साथ IDF चीफ ऑफ स्टाफ इयाल, रक्षा मंत्री इजरायली काट्स, सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर समेत कई इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की थी, जिसमें इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि इजराइल युद्ध में अमेरिका साथ दे या नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर अमेरिका का ताजा बयान आया है। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल को नुकसान हो रहा है। इजराइल के एरो 3 मिसाइल भंडार का खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। और वहीं तेहरान की बात करें तो यहाँ पर फिर से धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, तेहरान के पूर्वी पहाड़ों पर 2 धमाके सुने गए हैं। तो ये देखिए आप, बस कुछ ही देर पहले ये हमला हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान से पूर्वी पहाड़ों के पास 2 विस्फोट हुए हैं। और ये देखिए हमले की तस्वीर भी, वहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार नजर आया है। मिलाद टावर में विस्फोट के बाद धुआं दिखा है। तो तेहरान के मिलाद टावर में हुआ है धमाका, जिसके बाद वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। और वहीं ताजा हमलों के बाद इजराइल पर ईरान काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें ईरान की मिसाइल की जो पावर है वो नजर आ रही है। युद्ध कितना विध्वंसक दौर में पहुंच चुका है, ये तस्वीरें जाहिर कर रही है। धरती ही नहीं बल्कि आसमान से भी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान पिछले 2 दिनों से इमाद और कद्र मिसाइलों से हमला कर रहा है। आंख के साथ जिस मिसाइल को आप उड़ता हुआ देख रहे हैं वो कद्र मिसाइल है, जो मध्य दूरी की मारक क्षमता वाला है। इससे ईरान लगातार इजराइल पर बारूद बरसा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान की तरफ से ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 का 18वां चरण शुरू हो चुका है, जिसके तहत ईरान ने अपनी मिसाइलों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान कद्र और इमाद जैसी मिसाइलों से राजधानी तेल अवीव, बीरशेबा, रमतगान और हाइफा समेत कई शहरों को निशाना बना रहा है। युद्ध के 9वें दिन ईरान का ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 का 18वां चरण जारी है। इसमें ईरान ने बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल में मिसाइल के साथ साथ ड्रोन से भी कई बड़े हमले किए गए हैं। आर पार की लड़ाई में उतरा ईरान हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। हमले में शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। IDF के कमांड सेंटर को भी ईरान निशाना बना रहा है। इजराइल ने कहा है कि ईरान के मंसूबे बहुत ही खतरनाक है। ईरान को परमाणु बम बनाने से हर हाल में रोकना होगा। ईरान परमाणु बम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इजराइल उसे रोकने के लिए उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करने में जुटा हुआ है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। IDF ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ईरान के मंसूबे बेहद ही खतरनाक हैं। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना ही होगा। IDF ने वीडियो को जारी कर कहा कि पूरी दुनिया को ईरान से परमाणु खतरा है, इसलिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोकना चाहिए। लेकिन इजराइल के सामने कई चुनौतियां हैं। वो क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। इजराइल के सामने पहली चुनौती यह है कि अगर ईरान परमाणु क्षमता बढ़ाएगा तो उसे डर लगा रहेगा कि वो उसका इस्तेमाल उसके लिए कर सकता है। इजराइल के सामने दूसरी चुनौती ईरान की एडवांस मिसाइल और ड्रोन है। तीसरी चुनौती यह है कि ईरान के अमेरिका बेस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। चौथी चुनौती यह है कि फारस की खाड़ी में ईरान का नियंत्रण हो जाएगा। पांचवी चुनौती यह है कि ईरान का चीन और रूस जैसे महाशक्तियों के साथ गठजोड़ है। इन्हीं ताकतों की वजह से इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु बम हो। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान पर जमकर बारूद बरसा रही है। IDF ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। ईरान से विध्वंसक जंग के बीच इजरायली सेना ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। ईरान पर हमले के दौरान हिजबुल्लाह की बार-बार धमकी के बाद IDF ने विध्वंसक कार्रवाई की है। इजरायली नौसेना ने दक्षिणी लेबनान के नखौरा क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। IDF के हमलों में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इजरायली नौसेना और उत्तरी कमान की खुफिया जानकारी मिलने के बाद नकोरा में हमला किया गया। हिजबुल्लाह इस बुनियादी ढांचे की साइट का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए किया जाता था। हमलों के बाद IDF ने कहा कि इजराइल हर खतरे को दूर करने के लिए काम करता रहेगा। इससे पहले दक्षिणी लेबनान के अब्बासिया इलाके में इजराइल ने ड्रोन अटैक किया। इजरायली ड्रोन ने एक कार को निशाना बनाया। अब्बासिया गांव में इजरायली ड्रोन ने एक कार पर हमला किया। हमले के बाद
कार में आग लग गई। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के मीस एल जबल इलाके पर भी बारूदी प्रहार किया। इस हमले में एक घर को भारी नुकसान पहुंचा। इजरायल ईरान के बीच आज 9वें दिन जंग जारी है। आईडीएफ ने कई ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग खतरनाक होती जा रही है। खूनी संघर्ष में दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरानी सेना ने इजरायल के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। ईरान के ड्रोन फ्लीट ने बड़े हमले को अंजाम देते हुए इजरायल पर 15 से ज्यादा ड्रोन दागे, लेकिन ईरान का ये फिदाइन ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया गया। इजरायली वायुसेना ने ईरान के ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए। उत्तर पूर्वी ईरान में इजरायल ने हमला किया। ईरान के मशहद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने के चलते ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के दौरान ईरान के आसमान में पूरी रात आर पार की जंग हुई। उधर ईरान ने क्रूज मिसाइलों से देर रात इजरायल पर भीषण हमले को अंजाम दिया है। ईरानी क्रूज मिसाइलें हाइफा में गिरी, जिससे जमकर तबाही हुई है। इससे पहले हाइफा के क्रायोट इलाके में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इजरायल के हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ने से रोकना है और इसके लिए उसे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना होगा और इसमें फोर्डो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि ये प्लांट पहाड़ की चट्टानों के करीब 100 मीटर नीचे है और वहां तक पहुंचना इजरायल के अकेले की बस की बात नहीं। इसके लिए इजरायल को अमेरिकी मदद की जरूरत होगी, लेकिन अमेरिका भी डायरेक्ट तौर पर इजरायल की मदद के लिए आगे नहीं आया है। इजरायल के पास फोर्डो परमाणु प्लांट पर हमले के 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिकी बंकर बस्टर बम GBU-57 का इस्तेमाल और उसे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अमेरिकी B-2 बॉम्बर से गिराया जाएगा। हालांकि एक बम से तबाह नहीं हो पाएगा, उसे 2 से ज्यादा बम गिराने होंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि फोर्डो पर अमेरिकी परमाणु बम से हमला करे और व्हाइट हाउस ने इससे इनकार नहीं किया है। अगर ऐसा हुआ तो फोर्डो प्लांट पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा बनती दिख रही है। फोर्डो प्लांट पर कमांडो ऑपरेशन पर विचार किया जा रहा है। खबर है कि इजरायल की यूनिट 5101 इस ऑपरेशन को शुरू कर सकती है, लेकिन इजरायल ये तभी करेगा जब अमेरिका उसकी मदद से इनकार कर देगा। और एक अहम खबर, एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीसीए ने 3 अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। शेड्यूलिंग रोस्टिंग से संबंधित पद से हटाने के ये निर्देश जारी किए गए हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, क्या खबर है, क्या जानकारी है इस बारे में? आखिर किस तरह के आरोप हैं इन अधिकारियों के ऊपर जिसकी वजह से इन्हें हटाने के निर्देश दिए? देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये आदेश जारी किए हैं एयर इंडिया को, और उन्होंने 3 वरिष्ठ अधिकारियों को, जो क्रू मेंबर है उसकी जो समय सारणी और रोस्टरिंग होती है उससे संबंधित सभी भूमिकाओं से हटाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अभी रिसेंटली अहमदाबाद में जब विमान दुर्घटना के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया से कई जानकारी मांगी थी और डीजीसीए को ये जानकारी एयर इंडिया की तरफ से मुहैया कराई गई थी। उसके बाद ये कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अब देखना ये है कि डीजीसीए की ओर से जो ये निर्देश जारी किए गए हैं एयर इंडिया को, उनके पीछे का आधार क्या है। दरअसल अभी तक ये जो खबर आ रही है ये सूत्रों के हवाले से है। डीजीसीए इस मामले में जब आधिकारिक बयान जारी करेगा तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये 3 अधिकारियों को हटाने का निर्देश उसकी तरफ से क्यों जारी किया गया है। जी रवि। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं इजराइल से, जहां पर हाइफा पोर्ट पर टीवी9 भारतवर्ष पहुंच गया। हाइफा पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है टीवी9 भारतवर्ष। हाइफा में आज भी ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने भारी नुकसान का दावा किया है। तस्वीरें आप देखिए टीवी9 पर, आप देखिए इजराइल के हाइफा का सच क्या है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव हाइफा से। मनीष, इस वक्त आप उसी हाइफा शहर में मौजूद है जहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। कैसे ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया, क्या वहां पर हालात है, लोगों में कैसी दहशत है?
बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हाइफा शहर लगातार ईरान के टारगेट पर रहा है और पहले दिन से ही यहाँ पर हाइफा को टारगेट करके लगातार मिसाइल हमले दागे गए हैं और हम एक के बाद एक लोकेशन पर जा रहे हैं। इस वक्त TV9 की टीम हाइफा पोर्ट के पास मौजूद है। मैं एक बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर यहाँ से टॉप एंगल आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और ताकि आप देख सकें लाइव तस्वीरें इस वक्त हाइफा पोर्ट की। और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ईरान की तरफ से जब 3 दिन पहले ये कहा गया था कि उन्होंने अपने मिसाइल हमले में हाइफा पोर्ट को ध्वस्त कर दिया है, तो वो दावा सही नहीं है, क्योंकि इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इन लाइव तस्वीरों में आप हाइफा के इस विशाल पोर्ट के एक बड़े से हिस्से को मैं दिखा रहा हूं। अब मैं कोशिश भी करूंगा कि बाद में मैं इसके दूसरे साइड में भी जाकर वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन यहां से मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा पोर्ट जो मैं अभी दिखा भी पा रहा हूँ, इन सब में लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई डैमेज की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। जो एक बड़े से पोर्ट की सभी फीचर्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि ईरान की तरफ से जो एक सरकारी वीडियो जारी किया गया था उसमें तो यही दिखाया गया था कि ये हाइफा पोर्ट जो है वो जलकर खाक हो गया है, लेकिन ये बात सही नहीं है, बल्कि सच्चाई यही है जो इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं। और TV9 की टीम हाइफा पोर्ट पर मौजूद है और वहाँ पर मौजूद रहकर आपको एक एक तस्वीर दिखा रही है कि देखिए इस पोर्ट के एक बड़े से हिस्से में यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ लगी पड़ी है। इसमें से बहुत सी गाड़ियाँ नई होगी जो कहीं दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट की जाती होगी। वहीं एक बड़ा सा शिप दिख रहा है मुझे, कंटेनर शिप है लेपर्ड नाम से। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पोर्ट में जो डॉक पर अलग अलग शिप हैं या फिर जो दूसरी और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। हम सबको पता है कि हाइफा पोर्ट का इंडियन कनेक्शन क्या है और इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, लेकिन इन सब के बावजूद आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से लगातार इस जगह को टारगेट करने की कोशिश की गई। अब ये कितना महत्वपूर्ण होगा इसको आप इस रूप में देखिए कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जो कल शाम में कुछ घंटे पहले अटैक हुआ था वो अटैक कहाँ पर हुआ था और वहाँ से पोर्ट की कितनी दूरी है। रोहित जरा जल्दी से इधर आइए और मैं आपको दिखाने के अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई थी जहाँ पर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को अटैक किया गया था। देखिए मैं छत पर खड़ा हूँ, हाइफा ये है हाइफा शहर और इस हाइफा शहर की ये है वो ऊँची बिल्डिंग। रोहित जरा इस बिल्डिंग को दिखाइए। देखिए अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था जब कुछ घंटे पहले ईरान के मिसाइल इस ऊँची बिल्डिंग और ये जो क्लॉक टावर के ठीक बीच में जो ध्वस्त हुई 2-3 मंजिला इमारत है जो सरकारी बिल्डिंग है उसको टारगेट किया गया था। मतलब वो पोर्ट के एकदम करीब में आकर यहाँ पर टारगेट हुआ था। और यहाँ पर ये है हाइफा शहर जिसको लेकर लोग जो है सो परिचित हैं, लोग देखना चाहते हैं हाइफा शहर की स्थिति क्या है। देखिए अलग अलग जगह पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हाइफा पोर्ट को, तो हाइफा पोर्ट की तस्वीरें आप देख लीजिए। हाइफा पोर्ट में इस वक्त जो नज़ारा है, जो यहाँ के सूरत हाल है, वो हम अपने कैमरे पर टॉप एंगल एक ऊंची बिल्डिंग के छत पर खड़े होकर यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये बताना है कि ईरान और इजराइल के जंग में जो सूरत हाल है, ईरान और इजराइल के जंग में इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरानी मिसाइल इजराइल के कई महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाने में कामयाब हो रही है। लेकिन बहुत से दावे ईरान की तरफ से जो किए जा रहे हैं वो भी सही नहीं है। बहुत से दावे ऐसे भी हैं ईरान के जो सही भी हैं और इन सब के बीच तहकीकात करते हुए हम एक के बाद एक लोकेशन पर जा रहे हैं। वहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग की कीमत क्या है जो इजराइल भी चुका रहा है और उसमें से एक महत्वपूर्ण जगह यह हाइफा शहर है। जी बिल्कुल मनीष, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांबाजियां आप दिखा रहे हैं, पहला टीवी चैनल है TV9 भारत पर जो कि हाइफा पहुंचा है। आप और हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं रोहित, आप दोनों अपना पूरा ख्याल रखिए क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो बमबारी है, जो बारूदी वर्षा है वो लगातार जारी है ईरान की तरफ से इजराइल पर। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और तुलसी गबार्ड आमने सामने। तुलसी गबार्ड के बयान को डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज किया। तुलसी गबार्ड ने कहा ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा, अगर बना भी रहा था तो 2003 में बंद कर दिया। ये तुलसी गबार्ड की तरफ से बयान दिया गया। अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेशक हैं तुलसी गबार्ड, और ये देखिए आप अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेशक डायरेक्टर की तरफ से ये जो बात कही गई तुलसी गबार्ड की तरफ से, कोई भी परमाणु हथियार ईरान नहीं बना रहा, इसके सख्त खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। और तुलसी गबार्ड के बयान को ट्रंप ने सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। परमाणु हथियार मामले में तुलसी गबार्ड
गलत हैं, ये ट्रंप ने कहा है। अमेरिका का खुफिया विभाग गलत है। देखिए तुलसी पर सवाल पूछने पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप से अपने खारिज किए जाने के बाद, बयान को खारिज किए जाने के बाद तुलसी गबार्ड की तरफ से भी सफाई आ गई है। मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ये तुलसी गबार्ड की तरफ से कहा गया। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से सहमत हूं, कुछ हफ्ते में ईरान परमाणु बम बना सकता है। आपस में मतभेद पैदा करने के लिए बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो बयान दिया गया तुलसी गबार्ड की तरफ से, उसके खिलाफ वो नजर आए, उसे सिरे से खारिज किया और अब इस पर सफाई तुलसी गबार्ड की तरफ से सामने आई। ईरान और इजराइल जंग पर बोले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। ईरान से लंबी जंग चाहते हैं नेतन्याहू, ये क्लिंटन की तरफ से कहा गया। ईरान से जंग में नेतन्याहू को फायदा है, पद पर बने रहने के लिए ईरान से ये जंग है, बिल क्लिंटन का ही बयान। तो ईरान से अमेरिका की जंग क्या होगी, ये अहम सवाल है। दो दिग्गजों की क्या ट्रंप सलाह मानेंगे। देखिए एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है जो कि सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लियोन पेनेटा है, CIA के पूर्व चीफ। क्लिंटन कह रहे हैं नेतन्याहू ईरान से लंबी जंग चाहते हैं, जबकि पेनेटा का कहना है कि ईरान से जंग में दूर रहे अमेरिका, वो चाह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व ना हो। क्लिंटन का कहना है कि ईरान से जंग में नेतन्याहू को फायदा होगा, बेनिफिट होगा नेतन्याहू को, इजराइल को। वहीं पेनेटा का कहना है कि ईरान पर हमला किया तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। क्लिंटन कह रहे हैं कि पद पर बने रहने के लिए ईरान से जंग नेतन्याहू कर रहे हैं, जबकि पेनेटा कह रहे हैं कि यूएस पर जोरदार पलटवार ईरान कर सकता है, करेगा। इसको भी देखना होगा। क्लिंटन क्या कह रहे हैं, युद्ध रुकवाने पर काम करे ट्रंप, तो दूसरी तरफ पेनेटा कह रहे हैं कि इराक जैसी गलती न दोहराए अमेरिका, जिस तरह की गलती इराक में अमेरिका ने दोहराई थी। क्लिंटन का बयान, मध्य पूर्व में अपने मित्रों को समझना होगा। पेनेटा की सलाह क्या है, इराक जंग के नतीजों से सबक लें ट्रंप, ये कह रहे हैं CIA के पूर्व चीफ। और वहीं तेल अवीव में ईरान ने सबसे ज्यादा बमबारी की है। भीषण बमबारी के बाद इमारत में आग लग गई, आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हमले का ये वीडियो इजराइल के तेल अवीव का है, जहां ईरान ने रिहायशी इलाके की इमारत को निशाना बनाया। इमारत में आग लग गई और लोग दहशत के चलते सड़क पर आ गए। ईरान की बमबारी पर इजराइल के जवाब से तेल अवीव के आसमान में बिजली सी कौंध उठी, जब एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को हवा में नाकाम कर दिया। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइल के अंदर स्थित लक्ष्यों पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें कई जगहों पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के लिए ईरान के साथ युद्ध बेहद खर्चीला साबित हो रहा है। एक तरफ इजरायली हथियार नष्ट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने पर अरबों रुपए का खर्च हो रहा है। मुश्किल यह है कि इजराइल के पास एयर डिफेंस की इतनी मिसाइलें नहीं है कि वो लंबे वक्त तक ईरान से जंग लड़ सके। हालांकि अमेरिका ने हथियारों की बड़ी खेप 14 कार्गो विमानों से इजराइल भेजी है। ईरान ने तेल अवीव में भीषण तबाही मचाई है, कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। और इजराइल में अभी अभी ड्रोन अटैक हुआ है। बेतयाम इलाके में ड्रोन से हमला हुआ। अटैक वाली जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। ये देखिए, ये ड्रोन से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये इलाका बेतयाम का है और जहां पर ये ड्रोन गिरा है वहां पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। और वहीं ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों को लेकर 2 विमान दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। देखिए, ये ईरान से लौटे 290 भारतीयों के दिल्ली पहुंचने पर खुशी की तस्वीरें हैं, जो अपनी भावनाएं एयरपोर्ट पर बयान कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत स्वदेश लौटे भारतीयों का स्वागत एयरपोर्ट पर तिरंगा और फूल मालाओं से हुआ। सभी के चेहरे पर सुरक्षित स्वदेश लौटने की खुशी दिखी, तो कुछ लोग अपनों को गले लगाकर भावुक भी हो गए। सभी ने सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार का दिल से धन्यवाद किया।
जिस तरह के हालात थे वहाँ पे आप लोग घबरा गए थे, डर गए? हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कभी इंडिया में फेस नहीं किया हमने, वहाँ पर जाकर हमने फर्स्ट टाइम फेस किया, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी वहाँ पे। अब आप सेफली घर पहुँच गए हैं, क्या कहेंगे भारत सरकार के जिस तरीके से? थैंक यू सो मच फॉर द एम्बेसी, उन्होंने बहुत हमारा ख्याल रखा और बहुत हेल्प की हमारी। सरकार ने हमारे बहुत हेल्प की है, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे होटल्स भी हमें प्रोवाइड किया था, इन साथ ही साथ खाना भी प्रोवाइड किया है। सरकार ने हमारी बहुत हेल्प की है, थैंक यू। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस हो रहा है। मैं बहुत फख्र महसूस करूं आज अपने हिंदुस्तानी होने पर। देर रात ईरान से भारतीयों को लेकर विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। देखिए संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। इस्राइल और ईरान के बीच में जब से ये तनाव की शुरुआत हुई है के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए एक मुहिम शुरू की, ऑपरेशन सिंधु, और उसके बाद तमाम नागरिकों को विशेष विमानों से उड़ाकर वहां से और अब भारत सुरक्षित लाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में एक विमान अभी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जिसके बाद जो तमाम नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हुए हैं। और किस तरीके की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। भावुक करने वाली तस्वीरें हैं, लोग अपने परिवार से किस तरीके से मिल रहे हैं, ये हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। जैसे भी यहाँ पहुँचते हैं लोग भावुक भी हो जाते हैं और अपने परिवार के पास आकर सुरक्षित महसूस करते हैं। ये देख सकते हैं आप, तमाम लोग हैं जो कि पूरे 290 लोगों का एक पूरा समूह जो है वो पहुंचा है। आगे भी लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और इस बाबत यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। ये गेट नंबर 6 एयरपोर्ट का मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहीं से तमाम जो नागरिक हैं जो ईरान से लौट रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इधर इजराइल ईरान के बीच जारी युद्ध पर कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी का एक लेख सामने आया है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत की चुप्पी चिंताजनक है, लेकिन ये अब भी देर नहीं हुई। देखिए क्या कहा। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने 9 दिनों से जारी इजराइल ईरान के बीच युद्ध पर चिंता जताई है। भारत की आवाज को सुनने के लिए भी अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। शीर्षक से एक अंग्रेजी अखबार में छपे अपने लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, तनाव को कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए हर उपलब्ध कूटनीतिक चैनल का उपयोग करना चाहिए। सोनिया गांधी ने ईरान पर इजराइल के हमले को अवैध और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। कहा कि गाजा में हाल ही में इजराइल की ओर से किए गए क्रूर और आसमानी हमलों की तरह ही ये अभियान भी नागरिकों की जान की कोई परवाह किए बगैर और क्षेत्रीय स्थिरता को अनदेखा करते हुए अंजाम दिया गया। गाजा में तबाही और अब ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के बढ़ते तनाव पर नई दिल्ली की चुप्पी हमारी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं की विदाई जैसा है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में नेतन्याहू के नेतृत्व की भी आलोचना की है। कहा है कि नेतन्याहू के नेतृत्व ने शांति प्रक्रिया को कमजोर किया, चरमपंथ को बढ़ावा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन बमबारी और लक्षित हत्याओं की निंदा की। भारत की चुप्पी चिंताजनक है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए न केवल विदेशों से हथियार आयात कर रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी जोर दे रहा है। फ्रांस के फाइटर जेट राफेल को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। देखिए रिपोर्ट। आसमान का खुखार शिकारी राफेल जब परवाज भरता है तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। उसी राफेल के महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण अब भारत में होगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि राफेल के किसी हिस्से का निर्माण पहली बार फ्रांस के बाहर होगा। मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट को फ्रांस से हुए समझौते में बड़ा बूस्ट मिला है। राफेल फाइटर जेट के ढांचे का निर्माण अब भारत में होगा। इसे लेकर राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के टाटा एडवांस सिस्टम के बीच समझौता हुआ है। टाटा एडवांस सिस्टम ने हैदराबाद में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। इस यूनिट में राफेल के जरूरी हिस्सों का निर्माण होगा। राफेल के ढांचे की मैन्युफैक्चरिंग वित्त वर्ष 2028 से शुरू होगी। हर महीने 2 राफेल ढांचों को मैन्युफैक्चर करने का लक्ष्य है। भारत में निर्माण शुरू होने से राफेल की सप्लाई लाइन मजबूत होगी। भारत ने फ्रांस के 36 राफेल खरीदे हैं। 28 अप्रैल 2025 को भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल एम विमान खरीदने का समझौता भी किया है।